दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। दोस्तों जल की तरह वन भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वन भोज्य पदार्थ इमारती लकड़ी तो प्रदान करते ही करते हैं, साथ ही हमारे लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई भी करते हैं। इस अध्याय में आप वनों के लाभ, इनसे प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पाद तथा किस प्रकार से पौधे, मृदा और अपघटकों का संबंध होता है तथा साथ ही वनों के नष्ट होने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों इस अध्याय में विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक प्रोफेसर अहमद के माध्यम से वनों की उपयोगिता तथा उसके महत्व के बारे में आप जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। दोस्तों बूझो एक लड़का है जो एक व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद जो थे वो विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। बच्चे उनके पास आकर बैठ गए और वे जानना चाहते थे कि उस समारोह में क्या हुआ। दोस्तों प्रोफेसर अहमद ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी और शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर वन क्षेत्र की सफाई और एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी और इससे शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को नौकरी पाने का मौका मिलता। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो विरोध क्यों किया था? दोस्तों विरोध इसलिए किया था कि जो वन होते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन्होंने बताया, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि हमारे फेफड़े होते हैं। इन्हें वनों को हरा फेफड़ा भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं और उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए और प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। तो देखिए वन में जाकर प्रोफेसर अहमद ने उनको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से वन हमारे लिए आवश्यक हैं। तो रविवार की सुबह सारे बच्चे जो है प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल में चले गए। देखिए किस प्रकार से वो घूमने निकले। दोस्तों रास्ते में पास का गांव अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उसने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू किया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई थी। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत किया, क्योंकि शोर होने से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकते थे और बच्चे वह दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा इसलिए कि विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर एक हरा आवरण सा बना दिया था। ये देखिए वन का एक दृश्य इस प्रकार से है और वनों का जो आवरण बन गया था वो एक बराबर समान रूप से हरा नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे बहुत तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए थे। नीचे आते आते बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और ये कहा कि वह एक सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। लेकिन जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि सूकर, बराह या सूअर, गौर यानी बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं।
प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, वन जो आवास के रूप में है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। ये देखिए किस प्रकार से वन जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वन्य जीव जंतु जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बंदर है और लोमड़ी हैं। वन एक आवास के रूप में भी है, क्योंकि वन जो है अनेक जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के लिए आवास या आश्रय का काम देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वृक्ष दिए गए हैं। ये नीम का वृक्ष है सबसे पहले, उसके बाद ये बांस है। अब देखिए आगे जो है यहाँ पर ये शीशम का पेड़ है और ये सेमल का वृक्ष है। सेमल का वृक्ष बहुत बड़ा और मोटा भी होता है। तो दोस्तों, बच्चों ने वन में भ्रमण किया और जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास पाई जाती है और वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विषर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थीं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था। देखिए यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप करना है। दोस्तों, कुछ आपको ऐसे पदार्थों की या ऐसे वस्तुओं की सूची बनानी है जो कि जिनके जो कच्चे माल हैं वो वनों से प्राप्त हुए हैं। इसमें देखिए प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज़, माचिस की तिल्ली और फर्नीचर, ये सभी इनका जो वो कच्चा माल है वो वनों से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा गोंद, तेल, मसाला, जंतुओं का चारा और विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी यानी औषधि पादप भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शहद का छत्ता है, एक मोहरी लाख है, लकड़ी की मूर्ति यहाँ पर कितने डिजाइन में बनाई गई है, गोंद है और ये कत्था, ये सभी वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी मात्रा में वृक्षों को किसने लगाया होगा। तब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। इससे कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो कि शिखर कहलाता है। ये भाग जो है ऊपर का, ये शिखर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं और इसे वितान या कैनोपी कहा जाता है। दोस्तों, प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों की जो शंका समाधान कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और साइज परस्पर अलग अलग होते हैं और इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनती जाती हैं और इन्हें अधोतल कहा जाता है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। तो सबसे ऊपर जो वृक्ष की चोटियां होती हैं उन्हें शीर्ष कहा जाता है, शिखर, और जो विभिन्न ऊंचाई के जो क्षैतिज परतें होती हैं इन्हें अधोतल कहा जाता है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख परत होती है। दोस्तों, सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के नहीं होते हैं क्योंकि विभिन्न जलवायुवी परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पेड़ पौधों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है और इसी प्रकार जो वहाँ पर निवास करने वाले जीव जंतु हैं उनके प्रकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर शिखर, अधोतल, इनको समझने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो शिखर है वृक्षों का ऊपरी भाग जो है ये शिखर कहलाता है। यहाँ पर ये जो भाग है ये अधोतल का निर्माण कहलाता है और इसके ऊपर का भाग वितान कहा जाता है। दोस्तों, कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया और ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। तो बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ और
चींटे तथा छोटे मोटे जीव जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि जो थी वो गहरे रंग की दिखाई दे रही थी और सूखी और छयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों से ढकी हुई थी। छयमान पदार्थ जो थे वो आर्द्र और गर्म थे। तो दोस्तों, इसमें छयमान पदार्थ जो हैं वो गर्म होते हैं क्योंकि इनसे ऊष्मा निष्कासित होती है। और ये जो वन की भूमि होती है, ऊपर का हिस्सा, उसमें ह्यूमस यानी सड़े गले पदार्थों की प्रमुखता होती है, जिसमें जीव जंतुओं की कुछ सड़े गले अंश और पेड़ पौधों की पत्तियों, फूल और उनके तनाव के सड़े गले अंश होते हैं। दोस्तों, यदि बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आपने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। हरे पादप भोजन का निर्माण करते हैं। वह सभी जंतु, चाहे शाकभक्षी हों या मांसभक्षी हों, अंततः भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं वो अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और इसमें एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे घास को कीटों द्वारा खाया जाता है और कीटों को मेढक खा लेते हैं, मेढक को सांप खा लेते हैं और सांप को गरुड़ या बाज खाता है। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। वन में भी अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में कोई बाधा पड़ती है तो अन्य श्रृंखलाओं को भी ये प्रभावित करता है और वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। और यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा और छयमान पत्तियों पर उन्हें नन्हे नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीट या मिलीपीडों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ पर अनेक जीव और सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पादपों और जंतुओं के ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे कि ह्यूमस कहा जाता है। दोस्तों, ह्यूमस के बारे में आपने पढ़ लिया है कि मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस मिलता है और यह अत्यधिक उपजाऊ और उर्वर होती है तथा पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है और इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की जो परत है वो दिखाई देने लगी। ह्यूमस की उपस्थिति जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं और वहाँ से ये जो पोषक तत्व होते हैं फिर सजीव पौधों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दोस्तों, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? तो मरे हुए जंतु को गिद्ध, कौवे और गीदड़ इन लोगों का भोजन हो जाता है और पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जो वन हैं हमारे लिए हरे फेफड़े इनको क्यों कहा जाता है? तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि पादप जो हैं या पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं और इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। यहाँ पर देखिए वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे पौधे हैं, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये देखिए प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। इसके अलावा ये देखिए, पेड़ जो हैं पोषक पदार्थों को जड़ के द्वारा अपने विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं और मृदा में जल और अपघटक भी होते हैं। अपघटक ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं और सड़ी गली वनस्पतियों को पुनः ये ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए फिर से पोषक तत्वों के रूप में चक्रण की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। यहाँ पर देखिए, पौधे जो हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन किस प्रकार से करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पौधों द्वारा लिया जाता है, पौधे इससे ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन फिर जब जंतु ऑक्सीजन का उपयोग करके फिर इसे पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है और हरे पौधे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जो प्रभाव है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों और वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण ऑक्सीजन आपूर्ति कम हो रही है। उनके स्थान पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए या तो उनको रोजगार और खाद्य आपूर्ति करने के लिए उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं। लेकिन जो वन होते हैं उनकी कटाई कर देने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है और जो वन उनको कच्चे माल के रूप में, अपने भोजन बनाने के कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, वो नहीं होने से जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दोस्तों, आसमान में बादल बनते हैं तो ये प्रक्रिया कैसे होती है। ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे जो हैं वो वायुमंडल में जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। दोस्तों, वन केवल पौधों और जंतुओं का आवास ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ जनजातियां हो सकती हैं। लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं, इसलिए आदिवासियों को वनवासी जातियां भी कहा जाता है। वन जो हैं इन जनजातियों को भोजन, आश्रय, जल और अनेक प्रकार की औषधियां यानी जड़ी बूटी प्रदान करते हैं और वन क्षेत्र में रहने वाले लोग वहां के अनेक औषधि पौधों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक हिरण दिखाई दे रहा है और दीवार पर उगा हुआ एक पौधा किस प्रकार से यहाँ पर अपना विकास कर रहा है। दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतु और अन्य वनस्पतियों को आश्रय देते हैं और वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, जंतुओं की लीद एक बड़ी छयमान ढेर के रूप में होती है। वन अधिकारी जैसे जंतुओं की लीद के बीच अंतर होता है। कुछ जंतुओं की लीद दिखाई दी, उनकी लीद के बीच अंतर होता है। तो अहमद प्रोफेसर साहब ने बताया कि वन अधिकारी जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो कुछ पौधे जो उगने लगते हैं शाक और झाड़ियों के हो सकते हैं। जंतुओं को कुछ पादपों के बीजों को प्रकटित करते हैं और जंतु जो हैं वनों में पौधों की वृद्धि करने के लिए उनके पुनर्जनन में भी सहायक होते हैं। जंतुओं का जो छयमान गोबर होता है नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये है कि पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं की भोजन और आवास के लिए अवसर प्रदान करते हैं और जो शाकाहारी जीव हैं इनकी अधिक संख्या का अर्थ ये होता है कि विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता हो जाती है।
इसके अलावा जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक जीव जो होते हैं वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वन एक गतिक सजीव इकाई है और जो जीवन की जीवन क्षमता से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि वन में किस प्रकार से जो जीवन चक्र है वो चलता रहता है और ये हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वन हैं ये वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि वनों से वाष्पोत्सर्जन और वाष्प की मात्रा वायुमंडल में उड़ती है, वो संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इसके अलावा वर्षा से क्षयमान सामग्री से जो भूमि ढकी हुई है वो स्पंज की भांति प्रतीत होती है और मूल तंत्र यानी जड़ हैं वो जल के भूमि में अवस्रावित होने में सहायक होता है। इसके अलावा जो पौधे होते हैं वो भौम जल के स्तर को ऊपर उठाने में भी सहायक होते हैं। दोस्तों देखिए, वनों के रहने से या पेड़ पौधों के रहने से भूमि का कटाव भी नहीं होता है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जो बारिश सीधे भूमि की ऊपरी परत को बहा देती है वो पौधों के ऊपर जब गिरते हैं तो वो फिर छोटे छोटे छींटों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे जो है स्थिति ऐसी होती है कि सीधे भूमि पर नहीं गिरने के कारण वर्षा भूमि से भूमि का अपरदन नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे पत्तियों को सड़ाने गलाने में बारिश यानी आर्द्रता की बहुत अधिक भूमिका होती है। यहाँ पर देखिए 3 चित्र दिए गए हैं, 1, 2 और 3। एक चित्र में यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, इससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। दूसरे चित्र में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए कि पेड़ों के पादपों की कटाई की जो स्थिति है वहाँ पर जंतुओं को खाद्य और आवास नहीं मिलेगा। और तीसरा जो आपने दिखाया है, तीसरा चित्र है कि इसमें पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल का बांध नहीं पाती है, जिससे बाढ़ आती है। और चौथे में दिखाया गया है कि हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण या वनों का विनाश बहुत घातक है। वनों को संरक्षित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के जो हैं वो सहायक होते हैं वन जो होते हैं वो वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक होते हैं, उन्हें अवस्रावित होने देते हैं और वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो वन हैं वो न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वनों का महत्व क्या है, तो आप जानते हैं कि वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक तरफ ये हमें आश्रय, खाद्य सामग्री और ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, तो दूसरी ओर ये वर्ष भर भौम जल स्तर या भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं, बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, नदियों के जल के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और यदि वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिर कर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों और अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मृदा जल जो है वर्षा के जल के साथ बह जाती है, जिससे उसका अपरदन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा जो वन होते हैं वो आसपास का जो वनों से या वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है, हवा भी ठंडी होती है, क्योंकि वन से गुजरने वाली सड़क के वाहनों को शोर को अवशोषित करने का कार्य भी करते हैं। लेकिन यदि वन नहीं रहेंगे तो ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों जो आज सड़कें हैं, इमारतें हैं और औद्योगिक विकास के लिए जो हमारे अन्य प्रकार के संस्थान बनाए जाते हैं उसमें बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है, जिससे वे लुप्त होने लगे। और गांव के समीप जो है वो वनों का पुनर्जनन भी नहीं हो रहा है। पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पे है। तो दोस्तों वन भ्रमण के बाद प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखना को कहा। तो बच्चों ने क्या लिखा? दोस्तों बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन देते हैं,
वे मृदा की सुरक्षा करते हैं, अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। इसके अलावा वन से अनेक औषधि पादप, काष्ठ और अनेक प्रकार की उपयोगी उत्पाद जो हैं प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस अध्याय के अध्ययन का जो सारांश है वो क्या है। दोस्तों, वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वन की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल तथा सजीवों के ऊपर परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन जो होते हैं क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को उनके जीवन के आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं और वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता नियमित करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 7वीं कक्षा के NCERT विज्ञान का अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। तो वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, वनों के कटाव को रोका जाना चाहिए और साथ ही साथ वन आरोपण या वनारोपण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो आज ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।